आज हम चर्चा करेंगे बंगाल में जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी हुआ है उसके बारे में। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट ज्यों ही जारी हुआ उसके तुरंत ही बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। अब आप पूछेंगे कि कौन सा विवाद है? तो विवाद है ड्राफ्ट में 58 लाख लोग ऐसे हैं, 58 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके नाम काटे गए हैं और 1 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा वोटर ऐसे हैं जो संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया है जिन्हें। अब आप समझ सकते हैं कि जब करीब 2.5 करोड़ ऐसे वोटर हैं जो या तो संदिग्ध हैं या उनका नाम काटा गया है, तो बखेड़ा खड़ा होना तो स्वाभाविक है। उस बखेड़े में प्रदेश की स्थिति क्या है? प्रदेश में कुल 7 करोड़ 66 लाख वोटर हैं। 7 करोड़ 66 लाख वोटरों में दावा किया जा रहा है कि इन संदिग्ध वोटरों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। किन संदिग्ध में? 1 करोड़ 90 लाख जो संदिग्ध ये वोटर हैं उनमें ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, इस तरह के लोग हैं। चुनाव आयोग ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर तो हो रहा है, सबके यहां हुआ होगा, सबको पता है उसके बारे में। एसआईआर के दौरान भरे गए जो फॉर्म्स थे उन फॉर्म्स की जांच में कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कैसी, कौन सी गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं? इतनी बड़ी संख्या में लोग संदिग्ध कैटेगरी में रखे गए हैं क्योंकि ये जो फॉर्म भराए गए थे, एन्यूमेरेशन फॉर्म इनको बोला जाता है, एन्यूमेरेशन फॉर्म। इसमें जो जानकारी दी गई है वह जानकारी संदेह पैदा करने वाली है। कैसी, क्या संदेह पैदा कर रही है? आयोग को 12 लाख ऐसे फॉर्म मिले हैं जिनमें पिता और बच्चे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 साल से कम है पिता और पुत्र के बीच उम्र का जो ड्यूरेशन है वह, जबकि हमारे देश में शादी की जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। और विवाह की अगर न्यूनतम आयु 18 वर्ष है तो पुत्र और पिता की जो एक वो समय सीमा है, अवधि है, उसमें 15 साल के अंदर बच्चा कैसे हो गया? एक तो ये विषय है। दूसरा, ऐसे ही 8.77 लाख अर्थात 8,77,000 से ज्यादा फॉर्म में पेरेंट्स और बच्चों के की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा है। मतलब लगभग 9 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता की उम्र में और उनकी उम्र में 50 साल का अंतर है। अब ये संदिग्ध नहीं है तो क्या है? 3 लाख से ज्यादा फॉर्म में दादा दादी और पोते पोती की उम्र का अंतर 40 साल से कम है। मतलब 40 साल से कम में ही दादा दादी और उनके पोते भी हो गए। अगला क्या है? 85 लाख फॉर्म में पिता का नाम या तो दर्ज नहीं है या रिकॉर्ड से मैच नहीं खा रहा है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन फॉर्मों को जो 1 करोड़ 90 लाख हैं उनको संदिग्ध कैटेगरी में डाला गया है। 6 या उससे ज्यादा बच्चों वाले 24 लाख से ज्यादा फॉर्म हैं। 24 लाख से ज्यादा फॉर्म ऐसे हैं जिनके 6 या तो बच्चे हैं या 6 से भी अधिक बच्चे हैं। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा था। आखिर
एसआईआर से ये तिलमिला क्यों रही है? ममता सरकार और संपूर्ण पूरा विपक्ष ये क्यों तिलमिलाया हुआ है? इसके तिलमिलाने का मूल कारण ये निकल करके एसआईआर में सामने आ रहा है। जो फॉर्म भरे गए हैं उनसे ये सब कुछ सामने आ रहा है। इसीलिए ये लोग तिलमिलाए हुए हैं। और ये बाहर संसद में और बाहर सड़कों पर जो नंगा नाच कर रहे हैं उसका मूल कारण यही है। डेटा एनालिसिस में बच्चों की जो संख्या है 6 या उससे अधिक वाले 24 लाख से ज़्यादा फॉर्म मिले हैं, जिनमें 6 से अधिक बच्चों वाले 24 लाख से ज़्यादा फॉर्म मिले हैं। 45 साल से ज़्यादा उम्र के 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। मतलब 45 साल उनकी उम्र हो गई और वो वोटर नहीं हुए और वो पहली बार वोटर बनने के लिए आवेदन कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है बंगाल की। 20 लाख लोग ऐसे हैं। बोलिए ये संदिग्ध होंगे या नहीं होंगे? 18 वर्ष की आयु, जहां इतना धुआंधार घमासान होता हो, वहां भी 20 लाख लोग ऐसे हैं जो 45 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और अभी तक वोटर नहीं है। आगे ये जो मामले हैं ये संदिग्ध कैटेगरी में हैं। अब चुनाव आयोग जिला स्तर पर इसकी जांच करा रहा है ताकि डेटा एंट्री में गलती हुई हो तो सुधार किया जा सके। अगर डेटा एंट्री में कोई गलती हुई है तो चुनाव आयोग उसमें सुधार करवाना चाहता है, वो सुधार करवा रहा है। ये फर्जी वोटर या घुसपैठिए साबित हुए तो उनकी पहचान हो सके। अगर ये फर्जी वोटर हैं या घुसपैठिए हैं तो उसकी पहचान हो। उनके नाम पर कोई दूसरा वोट डाल रहा हो, यह भी नहीं होना चाहिए। संविधान के तहत ऐसा होना जुर्म है। और अगर ये बाहर से आए हैं तो इनकी पहचान हो कि कितने घुसपैठिए ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल के अंदर बसा लिए हैं, जिससे डेमोग्राफी बदल गई है। संदिग्ध वोटरों को नोटिस भेजा गया है। बंगाल में 1,90,00,000 संदिग्ध वोटरों को नोटिस भेजा गया है। उन्हें सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा कि वह अपनी सफाई दे सकें कि किस कारणवश ये दिक्कत आई है। लेकिन ग्राउंड पर जांच से हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। क्या सच्चाई सामने आई है? वर्धमान जिले में एक परिवार के फार्म में पिता की उम्र 63 साल है। सुन लीजिए, पिता की उम्र 63 साल है। 2 बेटों की उम्र 59 और 58 साल है। पिता 63 साल का है और उसके 2 बेटे हैं जिनकी उम्र क्रमशः 59 और 58 वर्ष है। मतलब 4 वर्ष का पिता था तभी उसको पुत्र हो गया। 5वीं वर्ष में पहुंचा तो दूसरा पुत्र हो गया। ये स्थिति है। पिता और बेटे की उम्र में सिर्फ 4 साल का फासला। जांच में पता चला कि ये बेटे असल में बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेश से आए हुए लोगों को अपना बेटा बना करके भी इस देश में बसाने का जो षड्यंत्र चल रहा है वह भी उजागर हो रहा है। वर्धमान के शीतल गांव बूथ की वोटर लिस्ट में सरोज माझी की उम्र 63 साल दर्ज है। वर्धमान जिले की बात हो रही है। उनके बेटे लक्ष्मी माझी की उम्र 59 साल और सागर माझी की 58 साल लिखी गई है। सरोज से पूछा गया कि क्या लक्ष्मी और सागर उनके बेटे हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब सुनिए, जिन सरोज माझी के 4 वर्ष पर ये 2 पुत्र पैदा कर दिए गए ममता सरकार के द्वारा, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा यह गलत है, ये हमारे पुत्र नहीं है। लेकिन ममता सरकार उनका पुत्र बना करके और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही थी। उन्होंने कहा कि उनके असली बेटे
सुजीत मांझी और अनूप मांझी हैं। लक्ष्मी और सागर उनके गांव में रहते हैं, लेकिन बेटे नहीं हैं। अब आप तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी, किस तरह से देश की उस जनता का शोषण किया जा रहा है जो सेकुलरिज्म के जाल में फंसी हुई है। उसको नहीं पता है कि हम किस तरह से घेरे में लिए जा रहे हैं और इस घेरे के द्वारा हमारे साथ क्या बर्ताव होने वाला है आगे। काम की तलाश में आया था भारत। सरोज कहते हैं कि ये जो आए हैं वो काम की तलाश में आए थे। सागर मांझी ने बताया कि वे बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश से काम की तलाश में भारत आया और यहीं बस गया। उस वक्त बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी। ममता से पहले लेफ्ट भी यही करती थी। वो विवेक श्रीवास्तव को तो आप जानते होंगे, टीवी डिबेट में अक्सर आकर के हिंदू देवी देवताओं पर उंगली उठाना, हिंदू परंपराओं पर उंगली उठाना, हिंदू साधु संतों पर उंगली उठाना, यहां तक कि अभद्र टिप्पणी कर देने से भी वो पीछे व्यक्ति नहीं रहता है। वो लेफ्टिस्ट है। और उसकी जब सत्ता थी, वाम दल की जब सत्ता थी, तब इनको वोटर बनाया गया और वो भी किसी तीसरे व्यक्ति के बेटे बना करके बना दिया गया। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उनका वोटर कार्ड बनवाया और उसमें पिता की जगह सरोज मांझी का नाम लिखवा दिया था। सागर की पत्नी लिपिका मांझी ने कहा कि वो बांग्लादेशी हैं। सरोज उनके मुंहबोले ससुर हैं। वोटर कार्ड में उनका नाम पिता की जगह लिखा है। लिपिका ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से परेशान होकर भारत आए। ये हिंदू हैं, लेकिन ये हिंदुओं पर जो वहां अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उससे पीड़ित होकर के ये भाग करके आ गए भारत में। अब ये इस बात को बता रहे हैं, अभी इनकी तहकीकात होनी है कि ये यहां हिंदू बने हैं, ये वास्तव में हिंदू हैं भी या सिर्फ हिंदुओं का नाम लेकर के ये शरणार्थी बन करके रह रहे हैं। और किस दिन इनकी ताकत मजबूत होगी, उस दिन ये अपना रंग बदल करके उछल कूद करते हुए दूसरे पाले में चले जाएंगे। नाम काटने की वजहें क्या हैं? साफ है कि बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए के नाम वोटर लिस्ट में हैं, मगर 58 लाख नाम कटने और 1,90,00,000 संदिग्ध पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी परेशान है। क्यों नहीं परेशान होगी यार? जितने दामाद बुलाए थे सारे के सारे दामाद बाहर होने वाले हैं। दावत में उनको खाने को भी अवसर नहीं मिलने वाला है। चुनाव आयोग का कहना है कि 58 लाख नाम कटने की वजह साफ है कि 24 लाख से ज्यादा की मौत हो गई है। 20 लाख लोग दूसरे राज्यों में चले गए हैं। 1,38,000 से ज्यादा के नाम पर 2 या 2 से ज्यादा वोट बने हुए हैं और 12,20,000 वोटरों को ट्रेस नहीं किया जा सका है अभी तक। वो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, वोटर इतने बने हुए हैं पहले से। सबसे ज्यादा नाम नॉर्थ और साउथ परगना जिलों में कटे हैं। नॉर्थ और साउथ परगना के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते? इनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन्हीं में आकर के सर्वाधिक मात्रा में शरणार्थी जितने भी आते हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, उनको यही शरण मिलती है। वहां करीब 8-8 लाख नाम हटाए गए हैं। 8 लाख नॉर्थ परगना में और साउथ परगना में 8 लाख नाम हटाए गए हैं। वैसे एसआईआर के बाद कुछ गलतियां सामने आई हैं। गलतियां होती हैं, सिस्टम है, हो सकती हैं। तो जो गलतियां सामने आई हैं, कोलकाता के न्यू अलीपुर में सुखदेव रूपराय का दावा है कि उनका नाम 2002 की लिस्ट में था, पर एसआईआर में फॉर्म नहीं आया। मतलब 2002 की लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन 2003 की लिस्ट में नहीं दिखा, इसलिए उनका एसआईआर फॉर्म नहीं आया। ये गड़बड़ी हुई है, तो उस गड़बड़ी के ऊपर चुनाव आयोग पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है।
अगर है 2002 की लिस्ट में तो जरूर मिलेगा। वोटर अवैध हैं तो प्रधानमंत्री भी अवैध। अब देखिए, इस एसआईआर की तिलमिलाहट इस तरह की है कि ममता बनर्जी अर्थात पश्चिम बंगाल की सीएम, मुस्लिम परस्त, उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, और अभिषेक बनर्जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, और उस स्टेटमेंट में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमारे दानकुनी में 18 वार्ड नंबर में एक काउंसलर हैं, उनको दिखाया गया है कि मर गया है। अब ये ढूंढ करके एक लाए। जैसे अभी नहीं देखा था आप, समाजवादी पार्टी के बहुचर्चित वो अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और खुद को सेकुलरिज्म का सूरमा कहने वाले अखिलेश यादव जी भी इसी तरह मामला ढूंढ ढूंढ करके ला रहे थे, और इनके द्वारा भी लाया गया। और लाते नहीं तो कैसे कहते कि मैंने गलत किया है। अब इनको तो ये गलत ठहराना है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सब कुछ गलत कर रहा है, और ये सब कुछ मोदी की सह पर हो रहा है। अगर ये सब ऐसे ही पड़ा रहे, इसमें कोई दखलंदाजी न की जाए तो सब सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर आता है आगे, क्या उन्होंने कहा कि वो दिखाया गया है कि वो मर गया है, तो जिंदा आदमी को डेड दिखा दिया गया है। मतलब वो आदमी जिंदा है जबकि उसमें उसे मरा दिखाया गया है। ये गलत हुआ है। अगर गलत है तो उसकी जांच होगी, और उसको जीवित ही उसका फॉर्म भरा जाएगा। तो एसआईआर का क्या मतलब है? अब वो इसी बात पर, बस एक व्यक्ति के द्वारा कोई गलती कर दी गई है उसको लेकर के कहते हैं एसआईआर का मतलब ही क्या है, क्यों कराया जा रहा है, इसकी आवश्यकता क्या। ये जो 2.5 करोड़ वोटर वहां पर बैठे हुए हैं, खाते हमारा हैं, टैक्स हम लोग देते हैं, जलवे उनके कट रहे हैं। अब दूसरी चीज, उनकी वोट से जलवे इन लोगों के कट रहे हैं, तो स्वाभाविक है इनको दिक्कत होगी। आगे इन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, जिस एसआईआर के आधार पर प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश की सरकार और पूरा देश कैबिनेट चुनकर आया है, वो कह रहा है कि आप अवैध हो, हम वैध हैं। भाई वोटर अवैध हैं तो प्रधानमंत्री भी तो अवैध हैं। अब उनको प्रधानमंत्री अवैध नजर आने लगे। एसआईआर ना हो तो सारी चीजें वैध। एसआईआर सर्वे हुआ, प्रधानमंत्री अवैध। देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं, और ये बात ऐसे नहीं कर रहे हैं, सोची समझी रणनीति के तहत कर रहे हैं। ये लोगों के दिलो दिमाग में कुछ डालना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जनता अवैध है तो जनता से ने जिसे चुना है वह भी अवैध है। उनके कहने का मतलब है कि जितने भी बाहरी यहां आए हुए हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो कृपया आप कमेंट जरूर करें और बताएं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जिन जिन लोगों के पास भी ये आज मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो वह लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं आज की बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।